बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, मामलात बड़े करीब आ गए थे हल के। वो हल से ऐसे खिंचे कि अब लगता है कि मामलात ज़्यादा गड़बड़ की तरफ चले जाएंगे। आज नेशनल असम्बली के अंदर जो तकारीर हुई, जो धुएंधार तकारीर हुई, उससे मालूम होता था कि शायद कभी मामलात को सुलझाने का सोचा ही नहीं। एक तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के क्लैश के बारे में बहुत ज़्यादा बड़े खुलकर बात की गई है। कल नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब से भी यही गुफ्तगू की थी कि मामला हल होते हुए नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उनका भी ये जवाब था कि सियासतदानों को इकट्ठे मिलकर बैठकर सारे मामला हल करने होंगे। लेकिन सियासतदान मिलकर बैठते हैं तो इस बात पर तो अग्री करते हैं कि इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए सारी जगह। तारीख क्या होनी चाहिए, असल सवाल की तरफ किसी का कोई जवाब नहीं होता। हल अपने अपने तजवीज़ कर देते हैं, लेकिन क्या अनाओं को पीछे रखकर हल की तरफ निकलने की कोशिश होगी दोनों अतराफ से या नहीं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो जो इंतखाबात के लिए 4 शराइत थी, वो जो कि ऑब्वियसली मुज़ाकरात के अंदर सामने थी, वो क्या थी वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कौमी असम्बली सिंध बलोचिस्तान की असम्बलियाँ जो हैं वो 14 मई या उससे पहले तहलील कर दी जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये डिमांड थी। फिर इंतखाबात तीनों असम्बलियों के तहलील होने के 60 रोज़ के अंदर अंदर करवाए जाएंगे। तीसरी शर्त यह थी कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात को 90 रोज़ के बाद एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इसके बाद चौथा नुक्ता, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि इन नुकात पर एक तहरीरी माहिदा किया जाएगा जिसे अदालत उज़्मा के सामने रखा जाएगा। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बेसिकली जो तमाम उनकी एक टीम थी, वो इस बात से इत्तफाक नहीं करते। कि 14 मई तक सारी की सारी असम्बलियाँ तहलील हो जाएं। उनके ख्याल में जो इंतखाबात हैं वो तब होने चाहिए जब अक्टूबर के अंदर डेट आ रही है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़े। असल मामला, असल लचक हमें तब नजर आती जब थोड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ती और थोड़ा हुकूमत आगे बढ़ती और मामलात को सेटल करने की तरफ जाया जाता। खैर, जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर ख़त्म हुआ, जो कल मेरे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ख़त्म हुआ, उसके बाद शुरू हुआ 9 बजे रात गए तक चलता रहा, उसके अंदर क्या हुआ वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में एक दिन इलेक्शन कराने पर तो मुत्तफिक है। ये दोनों अतराफ की तरफ से बताया गया। असम्बलियों को तहलील और इलेक्शन की तारीख के ऊपर बेसिकली इत्तफाक नहीं हुआ। एज आई ऑलरेडी सेड, इसहाक डार साहब कहते हैं कि जी मुल्क के अंदर एक दिन इलेक्शन होने पर इत्तफाक बिल्कुल हुआ है, बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि होना चाहिए, लेकिन तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। मेरा सवाल ये है कि बात तो सारे पहले यही कर रहे थे कि एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन तारीख क्या है? असल सवाल तो वही था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यही कहा है कि जी पंजाब के इंतखाबात के अंदर पेशरफ्त कोई नहीं हुई है, और ये पेशरफ नहीं हुई तो फिर व्हाट नेक्स्ट, नाउ व्हाट? और नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि आज की नेशनल असेंबली की धुएंधार तकारीर सुनने के बाद मुझे ज़रा सा एक परेशानी लाहक हो गई है कि पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, मामलात को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। ECB ने भी एक दरखास्त सामने ले आए, अदालत के सामने वो पेश कर दी है कि जी आपने बेसिकली जो 4 अप्रैल को फैसला किया था वो फैसला गलत था। 14 मई को इंतखाबात कराने वाला ECB का इस्तेहकाक है, ECB अपनी मर्जी से इंतखाबात कराएगा। आपने जो फैसला किया था इसके ऊपर नजरसानी करें, गलत फैसला किया था। इन अदर वर्ड्स ECB ये कह रहा है। अब बड़े अरसे तक तो ये यकीन दिलाता आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को कि आपने जो कहा है वो होगा, एज इज होगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आपका तो फैसला ही गलत था। ये पैसे ना मिलने और सिक्योरिटी ना मिलने की बात से आगे की बात है। मेरे साथ जो आज के प्रोग्राम में मेहमानान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर टू द PM है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत शुक्रिया आलिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले राना एहसान साहब आपकी तरफ, अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लचक दिखा रही थी कि ठीक है 14 मई को इंतखाबात नहीं होते, लेकिन 14 मई तक बाकी असम्बलियाँ तहलील कर दें या उसकी अनाउंसमेंट कर दें और तहरीरी मामले को ले आएँ, क्योंकि इतना मिसट्रस्ट है दोनों अतराफ में कि कहीं सुनी बात के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। यू टर्न का इल्ज़ाम आप भी देते हैं, यू टर्न का इल्ज़ाम वो भी देते हैं। तो हुकूमत की तरफ से इस बात के ऊपर डिटाई क्यों कि इंतखाबात होंगे, इकट्ठे होंगे, अक्टूबर में होंगे? ये मौक़िफ़ तो आप लोगों का मुज़ाकरात में जाने से पहले भी था। मुज़ाकरात में तो कुछ ले कुछ दे की पॉलिसी होती है, तो हुकूमत बेसिकली वाज इट रेडी टू गिव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुज़ाकरात में हुकूमत अक्टूबर के अंदर बज़िद नहीं रही। हुकूमत ने लचक दिखाई और हुकूमत ने इनको ऑफ़र किया
कि हम बजट पेश कर देते हैं और जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते तक हम असेंबलीज को डिसॉल्व कर देते हैं और उसके फिर 90 दिन बाद विद इन 90 डेज जो है वो इलेक्शन हो जाए। और ये हमने इनको ऑफर दी तो हम तो पीछे हटे। और मेरे ख्याल से जो इनका 14 मई का जो मामला था उसमें और जुलाई के अंदर कोई 40 दिन का लगभग कोई 40-45 दिन का फर्क था। तो ये इतना बड़ा फर्क नहीं था कि जिसकी बेसिस के ऊपर ये मुज़ाकरात जो है वो मुस्तरद कर दिए गए और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू कर लिया है कि 14 को ही आप इलेक्शन कराएं। और मैं समझता हूं हमने लचक दिखाई, बॉल पीटीआई के कोर्ट में था, लेकिन क्योंकि पीटीआई की ये जो डेलीगेशन थी मुज़ाकरात के लिए, ये इनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी। ये तो वही जो एक डिक्टेटोरियल फैसला था कि 14 मई के अंदर असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएं, ये उसी फैसले पे खड़े रहे और उससे आगे पीछे नहीं हुए। तो डेफिनेटली जब ये मुआहदा अगर ये जुलाई का भी होता तो वो भी रिटन फॉर्म के अंदर ही होता। उसके अंदर ये था कि एक मुल्क का बजट दे दिया जाता, एक अनसर्टेनिटी का पहलू खत्म हो जाता। आपका ये IMF का 9th रिव्यू अभी ड्यू है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले चंद हफ्तों में ये हो जाएगा, उससे पहले अल्लाह करे हो जाए। तो उसके अंदर ये बजट देना बड़ा जरूरी अहम था, हमारा ये मौकफ था, लेकिन इसको इन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो मैं समझता हूं अगर कोई जिम्मेदार है मुज़ाकरात फेल होने में तो वो पीटीआई है। अच्छा ले जी, आलिया हमजा साहिबा, जिम्मेदार बेसिकली आप लोग हैं। आप लोगों ने लचक नहीं दिखाई, आप लोगों ने रिजिडिटी शो की, आप लोगों ने इन मुज़ाकरात को सीरियसली नहीं लिया। इल्जाम आपके सामने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं क्या कहूँ कि मेरे भाई जो हैं वो आकर तो बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़े से अगर फैक्ट्स चेक कर लेते तो ये बातें बिल्कुल ना करते। कल सबसे पहले तो इसाक डार साहब ने आकर कहा जी 2 बातों के ऊपर हमारा जो है कंसेंसस हो गया। पहली बात उन्होंने क्या की कि इलेक्शन एक दिन करवाने हैं, और दूसरी बात उन्होंने क्या की फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर हम मुत्तफिक हैं। पहले तो इन्हीं से ये सवाल करें कि हम बैठे क्यों थे इन मुज़ाकरात में। अगर हमने मुत्तफिक इन्हीं बातों पर होना था, हम बैठे ही इसीलिए थे कि इलेक्शन एक दिन कराने की कोई डेट फिक्स कर लें। यानी मुज़ाकरात होने ही इस डेट पर थे कि वो कौन सी डेट होगी जिस दिन नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के इंतखाबात हम मुनक्किद कराएंगे। अब दूसरी बात जो इन्होंने बजट की बात की थी, ज़रा इनकी याददाश्त के लिए 2018 के इलेक्शन से पहले भी इन्होंने अप्रैल के अंदर जो है वो वहाँ पर बजट पेश किया था और प्री बजट पेश किया था। और तैयारियों के लिए मैं जरा इन लोगों की बता दूं, हालांकि कॉमर्स में ये बैठे हैं, बजट का एक पेपर होता है जो काबीना में मिड मई के अंदर पेश होता है, और अब इस वक्त यहाँ पर मिड मार्च में पेश होता है, और इस वक्त यहाँ मिड मई आने लगे, अभी तक वो पेपर ही इन्होंने काबीना में पेश नहीं किया। तो इससे इनकी जिससे कह लेना कि इस बात की भी असलियतें पता चलती है कि ये बजट में कितने सीरियस है। और दूसरी बात है, बजट तो इनको IMF ने देना है, और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि बजट उसी हुकूमत को बनाना चाहिए जिस पर अवाम का एतमाद हो, जिसने अगले 5 साल अवाम पे हुकूमत करनी हो और अवाम को रिलीफ देना है, आगे के क्या मेयर्स लेने हैं उसको बनाना चाहिए। और जहां तक ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात करें, अभी तो इनका 9-10 जो रिव्यू है, 3 रिव्यूज है, वो 30 जून तक होने थे, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का तो हम नवंबर से सुन रहे हैं। और इन्हीं के माशाल्लाह से जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका तो 26 साल का एक्सपीरियंस था फिक्स करने का। IMF को, मूडीज को, वर्ल्ड बैंक को उन्होंने तो कहा था आई कैन डील विद देम, और उन्होंने जिस तरह से डील किया, अब अवाम की भी लकीरें निकल रही हैं, इनकी भी लकीरें निकल रही हैं। आज मैंने सुना है कि अमेरिकन एम्बेसडर भी उनसे नहीं मिला है, सेकंड सेक्रेटरी से वो मुलाकात करके भी पाँव पकड़े हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। अच्छा, रीज़न एक ही है, इन्होंने जिस तरह की बदनीयती दिखाई है, जिस तरह के डिलेइंग टैक्टिक्स थे, हम यही अवाम के सामने रखना चाहते थे कि बार बार ये कहते थे कि जी हम तो बैठने को तैयार होते हैं। इमरान खान हमारे साथ टेबल पे नहीं बैठता, खान साहब ना सिर्फ टेबल पे बैठे, जिस दिन पहला मुज़ाकरात हुए आपने देखा हमारे 33 कारकुनों को इन्होंने बिला वजह पकड़ के जेलों के अंदर बंद कर दिया, जिस पे इनके वजीर दाखिला ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। उसके बाद हमारे मुज़ाकरात हुए, अली अमीन का उनकी बेल हुई थी, फिर भी पूरे मुल्क में उनको घुमाया गया, और उसी रात को आपने देखा कि हमारे जो सदर साहब हैं उनके घर के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, जिस तरह से धावा बोला। अगेन उसके बाद हम फिर भी बैठे, सिर्फ इसलिए बैठे क्योंकि हम मुल्क के वसीतर मफाद में, माशी इस्तेकाम में, सियासी इस्तेकाम में एक बेहतरीन हल चाहते थे, ये चाहते थे, क्योंकि इनको ये पता था, लास्ट बात इनको ये पता था कि आज वजीर आजम ने यूके चले जाना है। सुन ले, एक मिनट भाई, इल्जामात की बात नहीं है, अवाम फैसला
करने को तैयार है। वजीर आजम साहब ने आज यूके चले जाना था, बिलावल जरदारी साहब आज इंडिया जाने हैं, तो ये ऑलरेडी डिले हो जाना था 14 मई तक, और इन्होंने अदालत के पास जाना था। अब तो 14 मई हो गई, अब आगे चल जाए, ये हम नहीं होने देंगे। हम अदालत के पास गए, हमने एक एक बात उनके सामने रखी है, हमने क्या किया है और इन्होंने हमारे साथ क्या किया। अब अवाम फैसला करेगी, अदालत फैसला करेगी कि क्या हो। आमिर साहब, बदनीयती का इल्जाम दोनों अतराफ से एक दूसरे पे लग रहा है। हुकूमत कहती है पीटीआई नहीं बैठना चाह रही थी, वो रिजिड स्टैंस लेकर आए थे। पीटीआई कहती है हुकूमत नहीं चाह रही थी, इतने ज्यादा धावे बोलने की जरूरत नहीं थी। इस टाइम पर पाकिस्तान एक बंद गली में है, पाकिस्तान की सियासत एक बंद गली में है, और ये बंद गली पूरे की पूरी कौम को घेरे हुए है। आपकी नज़र में कौन से फरीकैन या कौन सा फरीक ऐसा है जो कि, बदनीयती तो एक हार्श वर्ड हो जाता है, लेकिन इस थॉट से नहीं आया था कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, या आपकी नज़र में दोनों ही इस सोच से आए थे कि कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकल आए, लेकिन हल वाकई में जेन्युइनली नहीं निकल सका? देखें, मैंने दोनों की गुफ्तगू सुनी, मेरा बिल्कुल नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस सब से। मैं तो जो मुज़ाकरात कल ख़त्म हुए और आज इलेक्शन कमीशन ने जो नज़रसानी की अपील की और पीटीआई ने जो जवाब जमा कराया, मैं तो उससे मुतमईन हूं कि ये रास्ता सारे फ्रीकैन निकाल रहे हैं। अच्छा। सब एक दूसरे को सेविंग दे रहे हैं। किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, सुप्रीम कोर्ट में जब लास्ट हियरिंग हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल को कि आपके पास नजरसानी के लिए भी वक्त बहुत थोड़ा है, और हम चाहेंगे और हम ऑर्डर करेंगे एक मुनासिब, आप मुज़ाकरात कर लें। ठीक है जी, मुज़ाकरात शुरू होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो आज रिव्यू डाला है वो ये डाला है कि जी नंबर 1 तो आप इस फैसले को ख़त्म कर दें, और अगर आपने इसको चलाना है तो हमें 14 मई के लिए स्टे दे दें, क्योंकि अब टेक्निकली और इंतजामी तौर पे इलेक्शन 14 मई को नहीं हो सकते, आप जो मर्जी कर लें। अच्छा, अगली बात ये कही है उन्होंने कि जी आपने हमारे इख्तियार में मदाखलत की है, क्योंकि आपकी तरह आइन ने 222 के तहत हमें भी इख्तियार दिया है कि हम किसी एग्जेक्टिव या जुडिशरी के अंडर नहीं है, और आपको तारीख नहीं देनी चाहिए थी। वो बिल्कुल ठीक बात है, और जो इलेक्शन कमीशन ने भिजवाया है हुकूमत को और आज काबीना की जो लेजिस्लेटिव कमेटी है उसने उसे अप्रूव किया, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जब मार्शल लॉ लगते हैं, फौजी आके बैठते हैं, वो सदर को इख्तियार दे देते हैं इलेक्शन शेड्यूल देने का। आइन के ओरिजिनल में यही था कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देगा, दूसरे नहीं दे सकते थे। तीसरी बात, पीटीआई ने जो बात कही कि हमें 14 मई को इलेक्शन चाहिए, ये बात है पब्लिक के लिए, लेकिन उन्होंने जो पॉइंट नंबर 3 दिया है इसके अंदर, वो ये दिया है कि जी देखें, हम चाहते हैं लेकिन अगर आप हमें कौमी असम्बली में जाने का मौका दें तो वन टाइम एक आईनी तरमीम कर ली जाए 90 दिन से इस्तिस्ना देने के लिए, ताकि हम किसी एक दिन पे इलेक्शन करा दें। अच्छा, गवर्नमेंट क्या चाहती थी? वो ये चाहती थी कि 14 तारीख को इलेक्शन नहीं होने चाहिए। उसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़ा किया, सख्त तरीन तकारीर भी, जिनका आपने जिक्र किया जो आज भी जारी रही मुख्तलिफ इशूज पे, लेकिन उनका भी मंशा यही था कि किसी तरह एक दिन के ऊपर आम इंतखाबात पे आ जाए। तो दो चीजें तो ठीक हो गई कि इंतखाबात की तारीख एक दिन होनी चाहिए, अब वक्त कौन सा होगा उसके लिए मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट कल सुनती है, परसों सुनती है, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना तो सुप्रीम कोर्ट की सुबकी होनी चाहिए और ना पार्लियामेंट को इस तरह रिडिक्यूल कर देना चाहिए कि वो अगर एक बात कह रहे हैं, सियासी जमातें कोई बात कह रही हैं, तो सबको रास्ता निकालना है। मेरे ख्याल में ये रास्ता निकालने की एक कोशिश हुई है। राइट, ठीक। अगर तो ये रास्ता निकालने की कोशिश हुई है तो फिर तो बड़ी खुशाइन बात है। इसी के ऊपर जरा डिटेल में बात करेंगे कि इफ देयर इज अ वे आउट तो फिर वो क्या रास्ता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आमिर साहब कह रहे थे कि मुझे तो लग रहा है कि सारे के सारे फेस सेविंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। राना एहसान साहब, इस टाइम पर फेस सेविंग, इस टाइम पर स्पेस देना किसी एक फरीक की जिम्मेदारी और किसी एक फरीक की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तमाम के तमाम फरीकैन को किसी ना किसी तरह की फेस सेविंग की ज़रूरत है। राना साहब जो फरमा रहे हैं अभी आमिर साहब कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई रास्ता बनेगा, ऐसी सूरत हाल में क्या दूसरा मुज़ाकरात का सेशन होने के कोई इम्कानात हैं, मिलकर बैठने के इम्कानात हैं? क्योंकि अभी पीटीआई वापस जा चुकी है अदालत के पास कि जी आप अपने 14 मई वाले फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं।
देखिए, मुज़ाकरात को तो पीटीआई ने ठुकरा दिया। पीटीआई ने जब ये रिपोर्ट आज जमा करा दी अपनी जो है मुज़ाकरात की सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर मैं समझता हूं कि उन्होंने मुज़ाकरात को फुल स्टॉप लगा दिया। और ये एक सिंपल जो बात हम कर रहे थे कि हम इलेक्शन पहले करा देते हैं बजट के बाद, उस चीज को इन्होंने रद्द कर दिया। तो जो बॉल इनके कोर्ट में गया था, इन्होंने मिस गोल कर दिया। यहाँ साबित ये होता है कि इमरान खान कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो अपने एजेंडे गवर्नमेंट पे है है ना, वो कंसेंट। एहसान साहब, गवर्नमेंट है गवर्नमेंट तो है, और गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट की को तो अगर गवर्नमेंट बजट Act अनाउंस कर भी का- देती है तो क्या एक पाकिस्तान की जो सूरत हाल अभी बनी हुई है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, वो बेहतर हो जाएगी? नहीं, देखें, मैं आपको अब एक छोटा सा कंपैरिजन देता हूं। इमरान खान को पता था उसकी हुकूमत जाने वाली है। इमरान खान ने क्या किया? बिजली 5 रुपए सस्ती की, पेट्रोल पे सब्सिडी दे दी, आईएमएफ के मुआहदे को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, तबाह कर दिया, और उसने एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर दी, यानी कि माशी दलदल में मुल्क को फेंक के वो एग्जिट किया। ये इमरान खान की नीयत थी। हमें पता है अभी 2-3 महीने की हुकूमत रह गई है। हमने क्या किया? हमने बिजली भी महंगी की है, गैस भी महंगा किया है, पेट्रोल भी महंगा किया है, क्योंकि वो आईएमएफ के मुआहदे के लिए जरूरी था। अगर हम आईएमएफ के मुआहदे को डीरेल करना चाहते तो हम भी ये सब कुछ रिलीफ दे सकते थे। हमने मुल्क को दलदल में नहीं डाला। तो अभी ये बजट मुल्क की जरूरत है। और ये कहना कि बजट पिछली दफा मई में था, पिछली दफा सबको पता था कि मई के अंदर टेन्योर खत्म हो रहा है, तो बजट की उस तरीके से तैयारी की गई। अप्रैल में अभी इस हुकूमत जो है मई 30 को हुकूमत खत्म हुई थी 2018 में, मई 30 को खत्म हुई थी। तो पता था अर्ली गवर्नमेंट एग्जिट कर रही है। हुकूमत खत्म हुई थी, मैं ये तो बजट नई की गवर्नमेंट को तारीख करने बता देना था रही ना हूँ आपने, आपको। बजट नई गवर्नमेंट को, तब तो ये तनकीद हुई थी ना राना साहब। की बारी में बीबी बोलिएगा, पता था कि हुकूमत जल्दी जा रही है, तो बजट पहले से प्रिपेयर कर लिया गया था उसके लिहाज से। इस दफा हुकूमत का टेन्योर अक्टूबर तक है, हम लोग तो पीछे हटे। ये तो बाजवा, जनरल बाजवा की एडवाइस के ऊपर इन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व कर ली इस चक्कर में कि इनको इलेक्शन मिल जाएगा। तो आज ये हम इनके लिए, इनकी मर्जी के लिए, और वो इन्होंने पूरी जमात से मुशावरत की राना थी। एहसान साहब, बिफोर आई गो टुवर्ड्स आलिया साहिबा एंड आमिर साहब, मुझे ये बताते हैं, जो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं आज असेंबलियों के अंदर, आप लोग इदारों के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, आप लोगों को आर्टिकल 68 नहीं याद आता, जो आर्टिकल कहता है कि आप कॉन्डक्ट ऑफ द जज के ऊपर बात नहीं कर सकते, फैसलों पे बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा कॉन्डक्ट ऑफ द जज पे बात हो रही है और किसी एक जज की भी बात नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, फैसलों के ऊपर ही बात हो रही है। अभी जितनी भी बातचीत हो रही है, जिस फैसलों तरीके से आगे बढ़ गई बात राना साहब। नहीं, जिस तरीके के अब देखें, कल क्या कहा कि जो है ये अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं। देखिए, यहाँ तो मसला ही ये, मुद्दा ही है कि अपनी मर्जी के बेंच बनाए जाते हैं और फिर एक पार्टी को फेवर करने के लिए फैसले किए जाते हैं। ये फैसले बता रहे हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो बहस है, वो क्या बहस है? वो भी बेंच तश्कील देने पे बहस है। जो सुप्रीम कोर्ट की अंदर की आवाज है, वो क्या आवाज है? जो सुप्रीम कोर्ट की अंदर की आवाज है, उसके अंदर आप लोग मुदाखलत कर सकते हैं, यानी पार्लियामेंट की जो अंदर की बात है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी मुदाखलत कर सकती है। फिर तो सारे मुदाखलत करते रहेंगे, फिर तो मामला बेहतरी की तरफ तो नहीं जाएंगे। ईच इंस्टीट्यूशन नीड्स टू माइंड देयर ओन बिजनेस। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहस चल रही है वो एक आईनी बहस है। देखिए, लेकिन आज जो गुफ्तगू हुई है राना साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज जो गुफ्तगू हुई है वो जजेस के कॉन्डक्ट के ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं। देखिए, अब यहाँ अगर मुबैना ऑडियो कॉल्स आती हैं जजेस की और उसके अंदर अजीब अजीब बातें करप्शन से रिलेटेड आती हैं नजर, और उस पर कोई तहकीक नहीं होती, तो फिर यहाँ सवाल तो फिर उठेंगे। तो सवाल, देखिए, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये अब जब अब सुप्रीम कोर्ट अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं करेगा, अगर वहां आईनी बहस को वो रिजॉल्व खुद नहीं करेगा, तो फिर ये आईनी बहस जो है ये पार्लियामेंट में भी होगी, ये मोहल्लों में भी होगी। वेरी इंटरेस्टिंग राना साहब, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आप लोग अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं करेंगे, आप सियासतदान मिलकर के बात नहीं करेंगे, तो फिर मामला तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सो दिस इज द सेम आइडियोलॉजी जिसको आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अब आप वही आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे जरा आलिया साहिबा की तरफ भी जाने दीजिएगा। आलिया साहिबा, आप लोग आजकल अदालत के बारे में बड़ा कह रहे हैं कि हमारे सारे फैसले जो हैं सर आंखों के ऊपर होंगे, लेकिन अदालत में खान साहब नहीं पेश होंगे, ये बात तो सामने आ गई। और इसके ऊपर इल्ज़ाम खान साहब पे ये लग रहा है कि बेसिकली देखें, अदालत का समन आया है, अदालत ने बुलावा दिया है, तो खान साहब की तबीयत खराब हो गई है, तबीयत बिगड़ गई है। अब मुझे बताइएगा, खान साहब अदालत की ताज़ीम और इज्जत की बात कर रहे हैं, क्या वो अदालत में पेश होंगे या नहीं होंगे?
अच्छा अनिका, ये तो बड़ा एक टॉपिक सा है जिस पर मैं वाकई बात करना चाहती हूँ। मैं 2-3 इनकी बातों का, और मैं ज़रा करेक्शन कर दूँ। जब मैंने बात की थी, मैंने ये बताया था कि 2018 में 28 अप्रैल को यहाँ पर बजट दिया गया था, ठीक है। और ये एक इनकी करेक्शन कर दे, और दूसरा इनकी करेक्शन ये कर दे कि अक्टूबर तक इस असेंबली का टेन्योर नहीं है, इस असेंबली का टेन्योर अगस्त तक है, और 102 या 101 दिन रह गए इस असेंबली के इस वक्त खत्म होने में। सो ना इस असेंबली के फैसलों की वो हैसियत है कि जो इस असेंबली के फैसलों को ये बढ़ा चढ़ा कर पेश करे, और इस असेंबली की करारदादों के बारे में अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो आर्टिकल 68 के बाद में आपको जवाब ये दे रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ की तकरीर उठाकर देख लें, आज शाहिद खान की तकरीर उठाकर देख लें। जिस तरह से कल इस्तेहकाक कमेटी, जो कमेटी की मीटिंग ही नहीं हो सकती थी क्योंकि उसका कोरम पूरा ही नहीं था, अब इनको जो आइन और कानून का और जो पार्लियामेंट को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करें, इन्हें पहले ये पूछे कि वो कमेटी तो हो ही नहीं सकती थी जब तक उसका कोरम पूरा ना हो। ये ऐसे नहीं है कि पॉइंट आउट करने वाला नहीं है। सिर्फ मुझे बता दें, खान साहब ने अदालत में जाना या नहीं जाना? देना मैं नहीं, एक सेकंड अनिका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि इनको आइन और कानून सिखाना बड़ा जरूरी है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि ये जो आज ये बातें कर रहे हैं ना कि हम इस्तेहकाक कमेटी में बुला लेंगे, इस्तेहकाक कमेटी को तो इस्तेहकाक ही हासिल नहीं था उस कमेटी को कन्वीन करने का। उसके बाद आज जो इन्होंने जिस तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो बैठ के हमारे मुनहरिफ अरकान जो है वो धौंस धांधली, पहले उनसे पूछे तो सही, आप किस तरह से उस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं जिस पार्लियामेंट में आप हमारे वोटों से बैठे और आप ये कह रहे हैं अदालत को भी है कि वो बेल कैंसिल कर देगी खान साहब की, और अदालत ने वार्निंग दे दी है आलिया साहिबा, खान साहब अदालत जा रहे हैं या नहीं जा रहे? एक सेकंड मेरा सादा सा सवाल। एक सेकंड अनिका, ये बहुत लंबा टॉपिक है, मुझे 1 मिनट बात कंप्लीट करने दे क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। लंबा टाइम नहीं है ना आलिया साहिबा, आई हैव टू गो टू पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम। एक सेकंड प्लीज, अगर आप मुझे टाइम देंगी, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स नोट करके रखे हैं। इट्स नॉट अबाउट पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या जजेस, इट्स अबाउट पार्लियामेंट वर्सेस आइन, जिस आइन को ये लोग इस वक्त तोड़ के बैठे हुए हैं। और मैं इनको याद इसलिए कराना चाहती हूँ, जब पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात होती है, यही पार्टी थी जब यूसुफ रजा गिलानी का केस था और वहां पर यह कहा गया था और रूलिंग दी थी फहमीदा मिर्जा ने कि क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन होती है 5 साल की। तो इन्हीं के ऑपोजिशन, चले मेरे पास 30 सेकंड है, मैंने ब्रेक की तरफ जाना, जल्दी से अपना जवाब रखा था। उनको खड़े होने जा रही है नहीं जा रही यहाँ पर देखिए प्लीज, यहाँ पर खड़े मुझे दे 30 सेकंड है मेरे पास, ब्रेक मुझे मेरी बात सुने, मतलब नहीं इतनी इंपॉर्टेंट बात फिर आप छोड़ देना, मैं पूरी बात नहीं कर सकूंगी क्योंकि मैं खान साहब वाली बात पर आना चाहती हूँ। तो तब उस रूलिंग को इन्होंने अदालत में जाकर उड़वाया था, उसके बाद कासिम सूरी की रूलिंग पर इन्होंने मैं सवाल की तरफ वापस आऊंगी, जरा मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, फिर मैंने आमिर साहब की तरफ भी जाना है। लेट मी गो टुवर्ड्स अ ब्रेक देन, उसके बाद मैं पूछूंगी खान साहब ने अदालत में जाना या नहीं जाना, क्योंकि अदालत की इज्जत और ताजीम की बात तो वो कर रहे हैं ना, तो अदालत की इज्जत और ताजीम तो इसमें है कि अदालत में पेश भी हुआ जाए। ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर आमिर साहब की तरफ जाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सूरत हाल की तरफ तक जाएगी, हल तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आमिर साहब, अभी राना साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी है, तो कुछ अरसे बाद ऐसी बात करते हैं कि जिसके बाद समझ नहीं आती कि अक्सर PMLN के लोगों को भी कि कैसे उसको जस्टिफाई करें। वो कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट काबीना पर तौहीन अदालत लगाए तो पार्लियामेंट रुस्वा होगी या करने वाले रुस्वा होंगे, यानी इसको थ्रेट के तौर पर देखा जा सकता है। इससे पहले उन्होंने खान साहब के बारे में बोला था कि अगर यही सूरत हाल है, मरने मारने पे आ गए तो फिर हम भी उसी सूरत हाल पे आएंगे। देखें, हर पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें ये इख्तियार होता है कि वो सिचुएशन को तब्दील करने के लिए ऐसे बयानात दें कि दूसरी पार्टी भड़क उठे। तो राना साहब बड़े ठंडे अंदाज से बड़ी सख्त बात कह जाते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। जो बात पहले आप उससे पहले हो रही थी कि जी वो जो PSC में तलब किया गया है रजिस्ट्रार को, तो क्या गलत है? क्या आपके और मेरे टैक्स के पैसे नहीं सुप्रीम कोर्ट पे खर्च हो रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान में करप्शन के केसेस नहीं सुनती कि जी कहाँ पे पैसे ठीक खर्च हुए, गलत हुए, कहाँ पे रेगुलेट ठीक हुआ, नहीं हुआ? तो पार्लियामेंट की PSC के अंदर
रजिस्ट्रार को तलब करना कहाँ से तौहीन अदालत है या उस पर क्यों स्टे है 12 साल से? चौधरी निसार अली खान ने ये काम शुरू किया था और उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने रोक दिया। क्यों? आपके और मेरे पैसे खर्च करें, सबके हिसाब लें और सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये पूछे कि जी ये पैसों का क्या हिसाब है, आप कैसे छुप सकते हैं? नहीं छुपना चाहिए। जैसे मेरी राय ये है कि पार्लियामेंट की अगर उन्होंने कानून साजी के बारे में कोई रिपोर्ट मांगी है वो दे दें, उसको जाके डिफेंड करें, क्योंकि उन्होंने सुनना है, उन्होंने तशरीह करनी है, इट्स ओके। लेकिन उसके ऊपर एतराज़ात करते हुए ये मुमकिन नहीं है कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपने पैसे कहां खर्च किए, लिए तो हुकूमत पाकिस्तान से है ना, बजट से लिए हैं, आपने खुद तो नहीं पैसे पैदा किए। वो डैम के फंड अगर आप खर्च करेंगे 14 अरब या 11 अरब जितने भी हैं, उसका भी आपको हिसाब देना होगा कि आपने वो क्यों रखे, वो मुल्की मईशत में क्यों इस्तेमाल करने के लिए, आप कमेटी बना के क्यों नहीं दे रहे पैसे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसलिए क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपके जब जजेस के ऊपर आपके ब्रदर जजेस क्वेश्चन करते हैं तो फिर वो पब्लिक को भी डोमेन देते हैं। आप 63A को रीराइट करते हैं तशरीह करने की बजाय, और उसके अंदर पूरे पाकिस्तान में वो हैजान जो सियासी तौर पर बर्पा हुआ है उसकी वजह वही वो फैसला है जिसको वो रिव्यू भी नहीं करने के लिए तैयार। वो ना करें फैसला लेकिन रिव्यू लगा नहीं रहे। तो अब इलेक्शन कमीशन ले गया है, पास जो चीजें आजकल चल रही है ना, हमें उस तरफ आ जाना चाहिए। जब आप किसी भी डोमेन में जाएंगे, पाकिस्तान का मसला ये है, ना फौज मानती है ना अदलिया मानती है कि हमने अपनी मर्जी करनी है। जब सारे मर्जी करते हैं तो पार्लियामेंट तो पहली दफा अपने पांव पे खड़ी होती हुई कुछ विटामिन के इंजेक्शन के साथ नजर आ रही है, तो वो कानून बनाना उनका राइट है। विटामिन के इंजेक्शन किधर से आ रहे हैं आमिर साहब, ये भी बता दीजिएगा जरा। नहीं, मुझे देखे, मैं तो बड़ा क्लियर था, मैंने पहले अप्रैल की डेट पे भी कहा था, 14 मई पे भी कहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे, अब भी नहीं हो रहे हैं। अगर पीटीआई को अपनी कोई सेफ साइड चाहिए है, इनको इस रास्ते से रास्ता इलेक्शन का निकालना चाहिए। इनको अगर जीतने का जो कि पॉपुलैरिटी मौजूद है, इनके पास तो अभी कोई गिदड़ सिंह नहीं आई, IMF नहीं आया कि ये कोई रास्ता बजट में भी दे सके अपने लिए। नवाज शरीफ आ जाए, बिल्कुल हो सकता है कि इनकी गेम चेंजर बन जाए, लेकिन आज के दौर में अगर धौंस धांधली धमकी इमरान खान साहब ने की, मेरा ख्याल है ना वो 25 मई को कर सके ना 26 को कर सके। मुझे तो चीफ जस्टिस पे आज तरस आ रहा है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के लोगों को इन्होंने कहा कि जनाब मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और मैं आपके लिए अब आधा घंटा जुमे से पहले खड़ा हुआ करूंगा। आज इन्होंने पूरी कौम को कहा है हफ्ते वाले दिन जनाब शाम को 1 घंटा पहले मगरिब से निकल आए। ओ भाई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो कोई सियासी लीडर है कि आप उनसे ये कहती किस किस्म के इजहार करने? उनको किसी ने कुछ कहा नहीं है, फैसले करें, आप आए और सियासत करें। अगर आप इस तरह करते रहे, मुझे लग रहा है अगर आप धमकी देंगे आपके इलेक्शन बिल्कुल आपसे गुम हो जाएंगे। और इससे भी आगे चले जाएंगे, शायद होंगे नहीं। राणा साहब मुझे बताएं, अक्टूबर में भी इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे एहसान साहब? क्योंकि ये जो अभी बात हुई है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, इसके बाद मुझे बहुत इबाम सा लग रहा है। वो उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस साहब की तरफ डायरेक्ट कह रहे हैं जैसे आप बहाल हुए उस तरह छुट्टी भी हो सकती है। बड़ा थ्रेटनिंग किस्म का बिहेवियर है ये। देखिए, राना साहब ने जो बात की कि या आप पार्लियामेंट को रुस्वा करेंगे या खुद रुस्वा होंगे, ये बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में अब यही एक आखिरी स्ट्रॉ रह गया है। यहाँ वजीर आजमों को निकाला गया, जो है जुडिशल एक्टिविज्म के अंदर निकाला गया, पनामा था इकामा बना के निकाला गया। अब ये कि पार्लियामेंट के फैसले हैं, आप पार्लियामेंट को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं और फारिग कर लें और अपना नाम जो है वो सुनहरी लफ्जों में लिखें कि ये वो जस्टिस है जिसने पार्लियामेंट को दुनिया में जो है वो फारिग कर दिया। तो ये बड़ा एक रैकेट बनाने जा रहे हैं अता साहब। तो ये मेरे ख्याल से ये वो उस तर्ज में ये कह रहे हैं। नहीं, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर बार बार थ्रेटन कर रहे हैं, ये जरा कुछ तशवीशनाक सूरत हाल है। वाइटामिन, ताकत के वाइटामिन की बात की है आमिर साहब ने, किधर से लग रहे हैं ये वाइटामिन के टीके? आप भी मुस्कुराए थे, जरा आपको भी पता नहीं। देखिए, हम तो हमेशा स्टेटस को से लड़े हैं और हमने कोशिश की है कि जो जमहूरी सेटअप है वो अपनी जगह बनाए। बदकिस्मती से ये जो अभी आइन की बातें आलिया हमजा करी थी, इनके इमरान खान सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट। मेरे पास 1 मिनट है। आलिया से जवाब ले लेना। आलिया साहिबा 1 मिनट है, 1 मिनट में रैप अप करना। मुझे मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि खान साहब अदालत आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वो ही दे रही हूँ मैं, उसी के ऊपर आ रही हूँ, क्योंकि मैं इन्हें बताना चाहती हूँ जस्टिस अनवारुल हक ने क्या कहा है। ये नहीं हो सकता कि 150 मुकदमा दर्ज किए जाएं और कहें कि हर जगह कानून का सामना भी करने, और बताएं कि पाकिस्तान बनने के बाद कितने लोगों पर 150 मुकदमा दर्ज हुए। एक और जस्टिस साहब बाकिर नजफी की जो उन्होंने कहा, एक शख्स जिस पर सारी जिंदगी में कोई मुकदमा नहीं हुआ, इक़्तिदार से निकलते ही इतने मुकदमा कैसे दर्ज हो गए? इन्हीं लोगों से मेरा सवाल है। यहाँ पर यही अदालतें हैं जो कमर दर्द की वजह से मुल्क
के सबसे बड़े लुटेरों को हाजिरी से मुकम्मल इस्तिस्ना देती रही हैं, उन्हीं लुटेरों को घर की बेसमेंट के अंदर इस्तिस्ना देती रही हैं, कुछ को लंदन से आने के ऊपर इस्तिस्ना देती रही हैं, और आज नुसरत शहबाज को अपना रिप्रेजेंटेटिव और जो इस वक्त भिखारी वजीर आजम है उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मुहैया करने का और कहा गया कि आपको हाजिरी से इस्तिस्ना है। आज हमजा शहबाज को आज के दिन के अंदर कमर दर्द से इस्तिस्ना दिया गया। मुझे तो लगता है कि इमरान खान को भी अपना एक्सरे जमा कराने की बजाय मेरे शो का वक्त खत्म हो गया। आलिया हमजा साहब बहुत शुक्रिया, राना एहसान अफजल साहब बहुत शुक्रिया, आमिर इलियास राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ शो को रैप अप करेंगे। अनीक निसार को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।